अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से साइट हेल्थ को हम 100% कर सकते हैं। ये जो हमारी वेबसाइट के अंदर हमारा ये स्टेटस आ रहा होता है साइट हेल्थ का, इसके इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे। और इसी के साथ उसके बाद हम देखने वाले हैं कि SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पेज स्पीड को। ये आप मेरी वेबसाइट की पेज स्पीड देख सकते हैं। और इसी के साथ ये जो है ये एक और स्टूडेंट की वेबसाइट है, इसकी पेज स्पीड भी देख सकते हैं। तो इस चीज़ को कैसे इंक्रीज़ किया जाता है ये भी देखेंगे। और इसके बाद लास्ट में हम देखने वाले हैं कि सिक्योरिटी, कि अपनी वेबसाइट को हैकर से या अटैकर से या बॉट से किस तरह से बचाया जा सकता है। तो ये सारे काम आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ये मेरी वेबसाइट है farhan.netsoft और यहाँ पर दो इशू आ रहे हैं। एक क्रिटिकल इशू है, और क्रिटिकल इशू क्या है, वो कह रहे हैं कि अपना PHP वर्जन जो है अपडेट करो। और यहाँ पर हम जाएंगे सी पैनल में और यहाँ पर सर्च करेंगे PHP। देन यहाँ पर आ रहा है सिलेक्ट PHP वर्जन। और यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है, वो यहाँ पर बता रहा है कि आप 7.2.34 वाला वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर हमें जो मिनिमम चाहिए वर्जन वो 7.4 है। तो यहाँ से हमने 7.4 को सिलेक्ट करना है, या उससे अबव भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बेहतर है आप 7.4 को ही अभी सिलेक्ट करें। और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करें, ये 7.4 हो चुका है और सेट एज करंट पे आपने क्लिक कर देना है, तो 7.4 जो है एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा इशू यहाँ पर आ रहा था कि ये मॉड्यूल मिसिंग है, इंटेल वाला। यहाँ पर ये मॉड्यूल की बात की जा रही है और यहाँ पर उसका नाम बताया जा रहा है। जो भी आपके पास मॉड्यूल मिसिंग होगा उसका नाम यहाँ पर बताया जाएगा, और वो भी आप यहाँ से आके सर्च करके यहाँ पर कंट्रोल F प्रेस करना है और उसके बाद आपने उस मॉड्यूल का नाम यहाँ पर पेस्ट करना है, तो आपको वो मॉड्यूल मिल जाएगा। अब जैसे ही हमने 7.4 किया है उसमें ये मॉड्यूल जो है वो एक्टिव हो गया ऑटोमेटिकली। अगर यहाँ पे कोई मॉड्यूल नहीं आपको एक्टिव मिलता तो आपने उसको चेक कर देना है, तो ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। अब ये चीज़ें हम सेट कर चुके हैं और उसके बाद अब दोबारा से इसको हम साइट हेल्थ को चेक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये साइट हेल्थ गुड हो चुकी है। और उसके बाद अब दोबारा जब हमने 7.4 किया है तो यहाँ पर बता रहा है एक और मॉड्यूल जो है वो मिसिंग है, और उसका नाम यहाँ पर बता दिया है। इस नाम को कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके सर्च कर लेंगे सिलेक्ट PHP वर्जन में, और यहाँ पर इंटर किया। ये देखें ये मॉड्यूल आ चुका है, ये अनचेक है, इसे चेक कर देंगे। और जैसे ये फिनिश हो जाएगी लोडिंग, इसका मतलब यहाँ पर मैसेज आ चुका है कि ये मॉड्यूल एक्टिव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे और दोबारा से इसे हम रिफ़्रेश कर लेंगे। ये रिफ़्रेश किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 क्रिटिकल एरर, और उसके बाद एक इवेंट यहाँ पर आ रहा है, द शेड्यूल इज लेट टू रन। यस, यहाँ पर ये हमारी वेबसाइट जो एक्सीलेंट हो चुकी है। और यहाँ पर आते हैं, ये दूसरी वेबसाइट में जो इश्यूज़ थे वो सारे रिजॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इश्यूज़ कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये भी आपको दिखा दी। ये हम बता चुका हूँ किस तरह से PHP को अपडेट करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको बता रहा है कि इनएक्टिव प्लगइन्स, कि जो प्लगइन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे वो रिमूव कर दें। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी वेबसाइट में 3 ऐसे एक्टिव प्लगइन्स हैं जो कि अपडेट हैं, और एक ऐसा प्लगइन है जो इनएक्टिव है। तो हम यहाँ पर प्लगइन्स में जाएंगे और उसके बाद ये जो है प्लगइन, इसको हमने डिलीट कर देना है। इसके बाद हम वापस आएंगे टूल्स साइट हेल्थ, और ये दोबारा से उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है यू शुड रिमूव इनएक्टिव थीम्स। वो बता रहा है कि 4 थीम्स इंस्टॉल्ड हैं और ऑल जो है सारी की सारी थीम्स जो हैं अपडेटेड हैं, और उसी के साथ 2 इनएक्टिव थीम्स बताई जा रही। 2 क्यों बताई जा रही है? क्योंकि एक जो है आपने बाय डिफ़ॉल्ट में रखनी होती है, वर्डप्रेस की वेबसाइट जो थीम है वो आपने बाय डिफ़ॉल्ट में एक रखनी होती है। तो यहाँ पर ये जो थीम है ये एक्टिव है, और इसी के साथ ये डिफ़ॉल्ट थीम है। तो ये 2 थीमें हमने डिलीट करनी है। यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे डिलीट, और ये मैं सारे स्टूडेंट को कह चुका था कि आपने जो एक्स्ट्रा थीम्स हैं वो डिलीट करनी है। तो ये अभी तक पड़ी हुई है, यहाँ पे ये थीम्स डिलीट हो चुकी हैं। देन दोबारा चलते हैं टूल्स साइट हेल्थ, और यहाँ पर देखेंगे तो वो इशू रिजॉल्व हो चुके होंगे। और यहाँ पे SSL का इशू आ रहा है,
तो वो मैंने आपको बता दिया। सी पैनल जब आप अपना ख़रीदेंगे तो वहाँ पर आप एसएसएल को इंस्टॉल कर सकेंगे। वहाँ पर आपके पास जब होस्टिंग लेते हैं तो साथ में एसएसएल आ जाता है। जो आप पैकेज लेते हैं उस पैकेज में वो मेंशन्ड होता है कि एसएसएल आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो ये इशू भी एसएसएल से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे इश्यूज जो हैं रिजॉल्व हो चुके हैं और यहाँ पे साइट हेल्थ गुड आ चुका है। जब ये सॉल्व होगा तो एक्सीलेंट आ जाएगा। तो ये था हमारे साइट हेल्थ को इंक्रीज़ करने का तरीका, किस तरह से आप कर सकते हैं, क्या इश्यूज आते हैं। और इसके बाद अब देखते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत अहम रोल अदा करता है हमारी वेबसाइट को स्पीड को इंक्रीज़ करने में, हमारी वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज़ करने में। ये होता क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है? जब भी आप गूगल पर आते हो या आपने कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदनी है ऑनलाइन, आप गूगल पर आते हो और आके सर्च करते हो। फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ Realme 7 Pro। ये मैंने एक कीवर्ड दिया और इस कीवर्ड से रिलेटेड गूगल ने मुझे 10 रिजल्ट दे दिए और मैं इन ही 10 वेबसाइट पर विज़िट करूंगा। और जब मैं इन वेबसाइट पर विज़िट करूंगा तो इन वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आए हैं ये गूगल ने जो है एसईओ करके देखा है कि कौन सा रिज़ल्ट जो है बेहतर है यूज़र के लिए, वो रिज़ल्ट टॉप 10 में डाल दिए। तो यहाँ पर ये जो है ऊपर ये एसईओ का टाइटल कहलाता है और यहाँ पर ये जो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपको नज़र आ रही है ये एसईओ डिस्क्रिप्शन कहलाती है। मेटा डिस्क्रिप्शन भी कहा जाता है इसको मेटा टाइटल और इसको मेटा डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपकी वेबसाइट को रैंक करना होता है। जब आपकी वेबसाइट गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर, कि आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, आप गूगल पे आके सर्च करेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आप उन वेबसाइट को विजिट करोगे और उन वेबसाइट की और ट्रैफिक जो इंक्रीज़ होती रहेगी और उसके बदले में वो पैसे कमाएंगे। तो इस तरह से आपने अपनी वेबसाइट की एसईओ जब बेहतर करेंगे, आपके रिजल्ट टॉप 10 में आने लग जाएंगे तो यूज़र आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं हमारे पास एक प्लगइन होता है जिसे हमने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर जाएंगे प्लगइन्स में, इंस्टॉल प्ले, ऐड न्यू, और इस पर हमने सर्च करना है योस्ट। ये एसईओ के लिए सबसे बेस्ट प्लगइन है, आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये बहुत इजी भी है। इसे इंस्टॉल नाउ करते हैं। कुड नॉट कॉपी फाइल। ये हमारा प्लगइन जो है इंस्टॉल हो चुका है। एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करेंगे और इसे एक्टिवेट कर लेंगे। यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर एक्टिवेट करते हैं। ये मेरे पास यहाँ से जो है ना सही तरह से योस्ट एसईओ इंस्टॉल नहीं हो रहा था। हमने यहाँ से आके इसे डाउनलोड किया है, जिप फाइल डाउनलोड हो गई है और यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। देन अपलोड का बटन आएगा हमारे पास, अपलोड प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। देन ये फाइल पकड़नी है और यहाँ पर दे देनी है। इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करना है। अच्छा, हमारे पास जो फाइलें हैं यहाँ पर इशू आ रहा था इंस्टॉलेशन में, उसकी वजह थी यहाँ पर जो हमारी स्टोरेज थी वो 99% हो चुकी थी। मैंने स्टूडेंट्स को कहा हुआ था कि अपनी अपनी डोमेन्स में जाके देख लें, जिनके ज़्यादा थीम्स वगैरह इंस्टॉल्ड हैं तो वो डिलीट कर दें। अदरवाइज़ मैं जो है ना डिलीट कर दूँगा आज, क्योंकि देखिए मेरा जो काम है वो मैं आपसे आगे कर रहा हूँ, लेकिन मेरी वेबसाइट नीचे आ रही है और आपकी जो है इतने सारे मतलब मुझसे ज़्यादा फाइल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल करें ताकि हमारे पास स्पेस जो है बची रहे फाइल्स की। तो वो मैंने स्पेस खाली की है, उसके बाद ये इंस्टॉल्ड हो गया यहीं से प्लगइन्स के अंदर से। और इसे अब एक्टिवेट कर लेते हैं। ये एक्टिवेट हो जाएगा तो इसकी इनिशियल सेटिंग आ जाएगी कुछ। अच्छा, यहाँ पर जो है ये एक इशू इसने दे दिया, वो ये है कि हमने जब वेबसाइट बनाई थी तो मैंने आपको कहा था इसको आपने सेटिंग में जाके और यहाँ पर जाते हैं रीडिंग, देन यहाँ से डिस्करेज किया हुआ था, इसको सेव चेंजेस करेंगे वो इशू जो है रिजॉल्व हो जाएगा। प्लगइन्स में जाते हैं और यहाँ से योस्ट में जाएंगे और सेटिंग में चले जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, पहली दफ़ा जब आप आते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें। ये ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है।
ओके, ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा है फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन, इस पर क्लिक करना है और ये यहाँ से भी आ जाता है। अब योस्ट एसईओ में आएंगे, लास्ट में योस्ट एसईओ पड़ा है, इसमें जनरल में आएंगे, देन लास्ट टैब है फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कंटिन्यू करेंगे। देन साइट प्रेजेंटेशन की आपकी वेबसाइट किसी पर्सन के या ऑर्गेनाइजेशन की है, तो अभी हम यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ फरहान ब्लॉग या फरहान शॉप या जो भी, मतलब आपका जो ब्रांड है, अगर ब्रांड है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आपने यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है, अदरवाइज़ यहाँ से पर्सन सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने कोई लोगो दे देना है, जो भी आपकी वेबसाइट का लोगो है वो यहाँ पे देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। देन सोशल प्रोफाइल, कि आपकी इस वेबसाइट की अगर कोई सोशल प्रोफाइल मौजूद है, फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से देना है, कि यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ facebook.com, ये मैं पूरा लिंक कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। ये फेसबुक का है और यहाँ से मैं ये हटा दूंगा तो ये मेरे पेज का लिंक बन जाएगा। इसी तरह से आप ट्विटर का दे सकते हैं, यहाँ से ऐड अनदर कर सकते हैं, तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देन यहाँ पर ये अगर आप चाह रहे हैं कि योस्ट एसईओ आपके डाटा को ट्रैक करे और अपनी प्लगइन को मज़ीद बेहतर करे, तो आप येस करें, अदरवाइज़ नो करें और इसे सेव एंड कंटिन्यू करें। फिनिश हो चुका है और यहाँ पर हम विजिट डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ चुके हैं, प्रॉब्लम ज़ीरो है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो सर्च अपीयरेंस है इसमें आना है हमने, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं फरहान और स्लैश दूंगा और इसके बाद लिखूंगा साइट मैप .xml। तो यहाँ पर ये साइट मैप आ गया, मतलब हमारी वेबसाइट के अंदर जितने पेजेस हैं, जितनी कैटेगरीज बनी हुई हैं, जितनी पोस्टें हुई हैं, उन सब के लिंक यहाँ पर मौजूद हैं इस एक फ़ाइल में। जब हम इसे पोस्ट साइट को खोलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं। और ये सारे आर्टिकल्स जब भी कोई सर्च इंजन हमारी वेबसाइट पे आता है तो वो सबसे पहले साइट मैप को देखता है। साइट मैप पे उसको हमारी पूरी वेबसाइट की जितनी लिंक्स होती हैं वो सारी की सारी मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हमने उसकी ये साइट मैप की जो सारी सेटिंग है वो यहाँ पर हम कर सकते हैं, सर्च अपीयरेंस, कि क्या चीज़ हम सर्च इंजन को दिखाना चाह रहे हैं। तो जनरल में कुछ भी नहीं करना, हमने कंटेंट टाइप में आते हैं। यहाँ पर है सबसे पहले कि पोस्टें दिखानी है, जी पोस्टें दिखानी है, हमने शो करवानी है, मतलब हम सर्च इंजन के पास पोस्टों को भेजना चाह रहे हैं, पेजेस को भी भेजना चाह रहे हैं, ये दोनों चीज़ें ऑन करनी है। और देन उसके बाद हमने यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया तो सेव चेंजेस पर नहीं क्लिक करना। देन मीडिया पे आते हैं और इसके बाद ये वाला हमारे पास टेक्सोनोमीज जो भी है इसका नाम। अच्छा, यहाँ पर है कैटेगरीज। हम सर्च इंजन को कैटेगरीज जो है शो नहीं करवाते। ये नहीं कि कैटेगरीज जो है डिसेबल हो जाएंगी या वो ओपन नहीं होंगी, हमारी वेबसाइट पर ओपन होंगी, लेकिन उनका रिकॉर्ड जो है सर्च इंजन में नहीं आएगा। किस तरह से, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। साइट ये लिखूँगा और उसके बाद familyhomeblog.com। अब ये मेरी वेबसाइट है, इस पर मैंने जब सर्च किया गूगल पे कि क्या क्या चीज़ इंडेक्स हुई है, मतलब क्या क्या चीज़ गूगल के पास गई है और क्या वो यूज़र को दिखाएगा, तो यहाँ पर देखें ये वेबसाइट का पेज है, ये भी शो हो रहा है, ये भी पेज है, ये भी पेज है, और ये पहले 5 जो है ये पेजेस हैं, ये सारे शो कर रहा है। उसके बाद ये पोस्टें हैं, ये शो कर रहा है। यहाँ पर कहीं भी कैटेगरी नहीं आएगी, और जब मैं वेबसाइट के अंदर चला जाऊँगा तो यहाँ पर हमें कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। तो ये चीज़ है कि आप कैटेगरी जो है सर्च इंजन को नहीं दिखाते, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको ऑफ कर लेना। देन उसके बाद यहाँ पर टैग्स हैं, इसको भी ऑफ कर लेंगे। फॉर्मेट है, इसे भी ऑफ कर लेंगे। सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आर्काइव्स में आएंगे और उसके बाद ऑथर आर्काइव्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वापस आते हैं इसमें, एक स्टेप बैक आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑथर साइट मैप भी बना हुआ है कि इस वेबसाइट पे कौन कौन सा ऑथर है। तो हम इस चीज़ को भी डिसेबल करेंगे, यहाँ पे हम ऑफ़ कर देंगे। डेट आर्काइव, इसको भी ऑफ़ करेंगे। स्पेशल पेजेस, ये भी ऑफ़ करनी, ठीक है। स्पेशल पेजेस ये हैं कि अगर कोई वेबसाइट आपका रिज़ल्ट नहीं मिलता तो वो गूगल पे नज़र आ जाएगा, मतलब अगर कोई ऐसी क्यूरी सर्च हुई है तो 404 वाला पेज है तो वो शो होगा। सेव चेंजेस कर देते हैं और बस ये सेटिंग करनी थी। यहाँ से आपने ये सारे ऑफ़ करने, आर्काइव्स में भी ऑफ़ करना है और यहाँ पे कंटेंट टाइप में इनको ऑन करना है। देन उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा से हम इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं।
साइट मैप, ये साइट मैप। ये जो हमारी वीडियो है, ये अगर आपको लगता है कि तेज़ जा रही है, मतलब मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ, तो आप YouTube पे सेटिंग होती है, वहाँ पर आप इसको थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, और या फिर आप रोक रोक कर आस्ता से फॉलो भी कर सकते हैं कि क्या काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। ये हमारे पास दो आ चुके हैं, पोस्ट और पेजेस। अब यही दो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन के पास जाएंगी, बाकी हमारी कैटेगरीज, हमारे टैग्स, हमारे ऑथर्स, वो कोई भी चीज़ सर्च इंजन में शो नहीं होगा। यहाँ पर चलते हैं और इसकी मतलब किस तरह से हमने एसईओ का टाइटल देना है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि एसईओ में क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ अपना कीप वाला टूल, जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि आपने इस्तेमाल करना है। और इसके बाद यहाँ पे वेब एंड वर्डप्रेस को ओपन करूँगा, यहाँ पर आ रहा है एसईओ, ऑन पेज एसईओ। अच्छा, ऑन पेज तीन तरह की एसईओ होती है, एक होती है ऑफ पेज, एक होती है टेक्निकल, और एक होती है ऑन पेज। ऑफ पेज ऐसी होती है कि आप अपनी वेबसाइट के लिंक्स सोशल मीडिया पे या किसी दूसरी वेबसाइट पे, या फिर आप एडवर्टाइजिंग के ज़रिए से अपनी वेबसाइट के लिंक्स जो है शेयर करते हैं, इसको कहा जाता है ऑफ पेज एसईओ। टेक्निकल एसईओ होती है कि अपनी वेबसाइट की रीडेबिलिटी को आपने इम्प्रूव करना है कि उस पर टेक्स्ट सही तरह से पढ़ा जाए। दूसरी चीज़ होती है कि आपने स्पीड को इंक्रीज़ करना है। उसके बाद होता है कि मोबाइल वर्जन को इंक्रीज़ करना है। तो ये सारा चीज़ें जो है टेक्निकल एसईओ में आती हैं। उसके बाद है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में आता है कि आपका एसईओ टाइटल मौजूद है या नहीं, ये डिस्क्रिप्शन मौजूद है या नहीं, इसको मेटा टैग्स कहा जाता है। एसईओ टाइटल और डिस्क्रिप्शन जिसे मैं कह रहा हूँ, इसको मेटा टैग्स कहा जाता है। यहाँ पर जब हम सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने फरहान इलाही सर्च किया और इसके बदले में मुझे गूगल ने कुछ रिजल्ट्स दिखाए, तो ये जो रिजल्ट आया, ये टाइटल जो आया है, इसको कहा जाता है मेटा टाइटल या मेटा टैग्स कहा जाता है। और यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन आ गई है, तो ये कैसे लगाते हैं, किस तरह से हमारी जो डिस्क्रिप्शन है गूगल पे नज़र आ सकती है, तो ये अभी हम सीखने वाले हैं। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है इमेजेस के आल टैग। आपने कोई भी इमेज जो है खाली नहीं छोड़नी, उसका आल टैग लाजिम लगाना है, क्योंकि सर्च इंजन को नहीं पता कि आपकी इमेज किस बारे में है। जब आप उसमें आल टैग लगा देते हैं, आप गूगल को बता रहे होते हैं कि हमारी, यहाँ पर मैंने फरहान इलाही सर्च किया और इमेजेस में जाऊँगा तो ये फरहान इलाही से रिलेटेड इमेजेस निकाल के ले आएगा। गूगल को कैसे पता लगा कि ये शख्स फरहान इलाही है? उसको इस तरह से पता लगा कि इसके पीछे आल टैग लगा हुआ है, जिसे वो पढ़ता है और उसके बाद वो तस्वीरें यहाँ पे लाके दिखा देता है। यहाँ पर चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि आपने वेबसाइट के कंटेंट के अंदर वर्डप्रेस में जब आप वर्डप्रेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने H1 का टैग कभी नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो H1 का टैग टाइटल के इस्तेमाल कर लेता है। और एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आपने पूरे के पूरे आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा H1 का टैग इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद है कि URL, जो हमारे पास ये परमा लिंक्स होती हैं, या ये हमारे पास ऊपर ऊपर क्यूरी आ रही होती है, यहाँ पर फैमिली होम ब्लॉग, और उसके बाद इसकी कोई पोस्ट ओपन कर लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये वाली जो है पोस्ट ओपन कर ली मैंने, तो ये इसका जो मेन कीवर्ड, फोकस कीवर्ड होता है कि जिस कीवर्ड से रिलेटेड आपने आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल आपका URL में आना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पर आपने ये भी जो है ना, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि ये जो लेंथ है ये 60 कैरेक्टर से अबव ना हो। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा का सारा आपने लेटर्स गिननी है, 60 कैरेक्टर से अबव ना हो, 60 कैरेक्टर से कम होने चाहिए। उसके बाद है इंटरनल लिंकिंग। आपने आर्टिकल के अंदर, या आपके आर्टिकल के अंदर ही आपके ही वेबसाइट के किसी दूसरी पोस्ट के किसी दूसरे जो है आर्टिकल का लिंक मौजूद होना चाहिए। मतलब आपका एक आर्टिकल किसी दूसरे आर्टिकल को रेफ़र कर रहा हो, किसी दूसरे पेज को रेफ़र कर रहा हो, मतलब आपकी अपनी ही वेबसाइट के अंदर किसी ना किसी दूसरे पेज को या पोस्ट को रेफ़र कर रहा हो, आपने इंटरनल लिंकिंग भी करनी है। तो ये प्रैक्टिस थी, ये पॉइंट्स आपने याद रख लेने, और यहाँ तो आप इन्हें कीप में लिख भी सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे हम पोस्ट में, और इसके बाद कोई भी पोस्ट ओपन कर लेते हैं, एडिट करते हैं इसे। तो आप न्यू पोस्ट भी लिख सकते हैं, हमारे पास पहले से लिखी हुई है, हम इसकी एसईओ देख लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, स्क्रॉल डाउन करना है,
तो लास्ट में जो है हमारे पास योस एसईओ की तरफ से एक ब्लॉक आ जाएगा जहां पर आपने एसईओ करनी है। यहाँ पर वो आपसे पूछता है कि आपका मेन कीवर्ड क्या है। फॉर एग्जांपल ये डमी कंटेंट है सारा का सारा, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ लॉरम इप्सम। यहाँ पर पता नहीं यूज़ भी हुआ है कि वो वर्ड या नहीं, हम ये वाला चूज़ कर लेते हैं। ये जो कीवर्ड है ये चूज़ कर लेते हैं कि हमारा फॉर एग्जांपल कि हमारा ये मेन कीवर्ड है और इसके ऊपर हम आर्टिकल लिख रहे हैं, मतलब मेन कीवर्ड वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। अब योस्ट एसईओ क्या करेगा, आपका ये कीवर्ड देखेगा और इसके मुताबिक आपको एसईओ बताएगा कि आपकी एसईओ बेहतर है या नहीं। याद रखें इस कीवर्ड के मुताबिक बताएगा। अगर आप उसको कीवर्ड गलत बताएंगे तो आपकी एसईओ गलत हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास नीचे प्रीव्यू आ रहा है, और अगर आपको लगता है कि आपका जो टाइटल है 60 कैरेक्टर से अबव हो चुका है तो आपने ये 3 टैग्स यहाँ से रिमूव कर देने हैं, सिर्फ टाइटल को यहाँ पे बाकी रहने देना है। और उसके बाद ये जो पट्टी आ रही है यहाँ पे इसको ग्रीन करना है। और उसके बाद ये जो स्लग है हमारा बहुत बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारा मेन कीवर्ड है वो स्लग में दे देंगे, स्लग जिसे हम परमालिंक भी कहते हैं। और यहाँ पर ये क्यू छोटा कर दूंगा। और उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन देनी होती है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर मैं फर्स्ट जो हमारा ये है यहाँ पर आते हैं और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, पहली 2 लाइनें। और ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये 160 कैरेक्टर से लेस होनी चाहिए। यहाँ पर देखें ये इससे मैं इम्प्रूव इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये देखें ग्रीन हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ 3 डॉट्स दे देने हैं ताकि यूज़र को लगे कि यहाँ पे कोई ना कोई आके टेक्स्ट चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लाइव प्रीव्यू भी आ रहा होता है कि गूगल पे ये किस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पर टाइटल आएगा, उसके नीचे यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन आएगी और ये ऊपर स्लग आएगा यहाँ पर जो आपने स्लग दी है। तो ये दोनों ग्रीन हो चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपने जो इमेजेस यूज़ करनी है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये इमेज यूज़ की है और इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। इस इमेज को जब सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास ब्लॉक आ रहा है साइड पर, और यहाँ पे ऑल टेक्स्ट जो मैंने आपको बात की थी कि गूगल को कैसे पता लगेगा कि ये इमेज किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपने इस पर्सन का नाम लिखना है, जो इमेज जिससे रिलेट कर रही हो आपने वही नाम जो है ऑल टेक्स्ट में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लैक वुमेन, मुझे अब इसका नाम नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लैक वुमेन विद ब्लैक चश्मा, ब्लैक ग्लासेस, होल्डिंग माइक। ये इस तरह से मैंने एक आल्ट टैग लिख दिया। और आपने किसी ना किसी एक इमेज पे जो आपकी मेन इमेज होगी, फॉर एग्जांपल हमारी फीचर्ड इमेज जो है वो मेन इमेज है, तो यहाँ पर पोस्ट में आते हैं और फीचर्ड इमेज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ गया, यहाँ जब इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, पॉज करते हैं 1 मिनट, दोबारा सेलेक्ट किया, यहाँ पर आए और इसके बाद यहाँ पर आल्ट टेक्स्ट आ रहा है। यहाँ पर आपने क्या करना है, जो आपका मेन कीवर्ड है जो कि हमारा ये वाला था, आपने ये आल्ट टैग में देना है सेट फीचर्ड। और उसके बाद कोई एक और इमेज आपने ऐसी इंसर्ट करनी है जिसका आल्ट टैग आपने यही वाला रखना है। कम से कम 2 इमेजेस आपने अपने पोस्ट में, अपने आर्टिकल्स में ऐसी रखनी है जिनका आल्ट टैग जो है वो सेम हो, मतलब आपका मेन कीवर्ड हो। तो यहाँ पर मैंने 2 पे दे दिए। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं और इसके बाद यहाँ पर एनालिसिस करके हमें बता रहा है कि आपके पास आउटबाउंड लिंक्स। आउटबाउंड लिंक क्या होता है कि आपकी वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट को रेफर कर रही हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी लिंक नहीं है, आपने विकीपीडिया को इस्तेमाल कर लेना है। यहाँ पर मैं लिंक लगा देता हूँ, ओपन इन न्यू टैब, नो फॉलो, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ https wikipedia.com। मतलब जिससे भी रिलेटेड आप लिख रहे हैं उससे रिलेटेड आपने जो है कोई ना कोई टॉपिक जो है वो आपने विकीपीडिया पे सर्च करके उसका लिंक लगा देना है। ये मैं जस्ट दिखाने के लिए सिर्फ विकीपीडिया लिख दिया यहाँ पे। आउटबाउंड लिंक लग चुकी है। उसके बाद वो कह रहा है की फ्रेज इन एसईओ टाइटल नॉट ऑल द वर्ड्स ऑफ योर की फ्रेज। वो कह रहा है एसईओ टाइटल जो आपका है, ये जो वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ वर्डप्रेस लिखा हुआ है, इसमें आपका की फ्रेज नहीं मौजूद। यहाँ पर हम कॉपी करेंगे और इसको की फ्रेज में जो एसईओ का टाइटल होगा उसमें आपने जाके देना है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसे
उसके बाद नीचे आते हैं और देखते हैं मज़ीद क्या चीज़ें हैं यहाँ पर सही करने वाली। एक्सेप्ट मैच अब हो जाएगा, ये दोबारा से जब रिफ़्रेश करेगा। की फ्रेज डेंसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ पे मैं भूल चुका हूँ। यहाँ पर लिखना है कीवर्ड डेंसिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें कि लोग क्या करते हैं कि एक ही कीवर्ड को अपने आर्टिकल में मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं गूगल को मैनिपुलेट करने के लिए कि ये आर्टिकल हमारा बेस्ट है और इसी से रिलेटेड है, इस टॉपिक से। वो क्या करते हैं, उनका फॉर एग्जाम्पल 100 वर्ड्स का आर्टिकल है और उसमें उन्होंने 20 से 25 बार अपना जो मेन कीवर्ड है, की फ्रेज जो होता है, वो यूज़ करते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं। इसको कहा जाता है कीवर्ड स्टफिंग। तो कीवर्ड स्टफिंग जो है ये गूगल के लिहाज से गलत है। आप अगर करते हैं तो आपकी वेबसाइट डी रैंक भी हो सकती है। इसको कैसे चेक किया जाता है, आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे लिखें कीवर्ड डेंसिटी चेकर, ये लिखा, और उसके बाद आपका जितना भी टेक्स्ट है वो आप सारा कॉपी करें। मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, यहाँ से हम जाते हैं और सिलेक्ट ऑल करके ऊपर तक आ जाते हैं। जितना भी टेक्स्ट है सारा कॉपी कर लेंगे और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ कीवर्ड डेंसिटी का कोई भी टूल आप जो है ये फ्री मौजूद होते हैं। यहाँ टेक्स्ट इनपुट आ रहा है, इस पर आएंगे और उसके बाद यहाँ पर हमने पेस्ट कर देने से, जो मैंने यहाँ से टेक्स्ट कॉपी किया था, जब मैं इसे यहाँ पेस्ट कर रहा था तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट आ रहा था, जो HTML के टैग्स हैं वो भी आ रहे थे, तो आप इन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से अपनी वेबसाइट का जो टेक्स्ट है वो सारा का सारा कॉपी कर लिया और वो पेस्ट करूँगा अब यहाँ पे। ये पेस्ट कर दिए और अब इसे चेक करना है। यहाँ से आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके परफॉर्म चेक पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि आपका कीवर्ड स्टफिंग हुई है इस आर्टिकल में या नहीं। तो जिसमें हुई होगी वो ये देखें, यहाँ पर आ रहा है कि हार्डवेयर आपका बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ हुआ है, कैबिनेट बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, किचन ये जो है ये हमने कम यूज़ करने, और इसके बाद ये सिंगल कीवर्ड्स, देन वो दिखाता है 2 वर्ड्स कि 2 वर्ड्स वाले कौन से वर्ड्स हैं जो आपने बार बार यूज़ किए हैं। तो ये मुझे भी आज पता लगा कि मैंने ये गलत इस्तेमाल किए हैं इसने अपने आर्टिकल में, इसको मैं सही करूँगा। तो ये कम करना होता है, कितना कम करना होता है यहाँ पे वो आपको नीचे एंड में बताएगा। ये टोटल कीवर्ड डेंसिटी जहाँ भी चेक करेंगे आपको 3 जो है वर्ड तक दिखाएगा, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, और यहाँ पे 3 वर्ड्स की भी आ गई। और उसके बाद जो है यहाँ पे बता रहे 3 कीवर्ड्स हाई डेंसिटी पर है, तो ये जो है ये 1 से कम होना चाहिए। 3 की वर्ड वाला जो फ्रेज़ है वो 1 डेंसिटी से कम हो, 1% से कम होना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पर जो है ये 2% से कम होना चाहिए। यहाँ पर कैबिनेट हार्डवेयर और ये फार्म हाउस किचन, और यहाँ पर जो है ये 3% से कम होना चाहिए। 3% मतलब 4% से कम होना चाहिए। 4% से जैसे ही अबव जाएगा तो ये इशू दिखाएगा। इसी तरह से ये जैसे ही 2% से अबव जाएगा तो ये इशू दिखाएगा। तो आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, मतलब एक ही कीवर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना, तो इसको कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। और जिसका इशू यहाँ पे दिखा रहा है वो लास्ट में आके यहाँ पर भी बता रहा है कि कीवर्ड डेंसिटी, की फ्रेज डेंसिटी, मतलब जो आपका मेन की फ्रेज है ये बार बार इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे बताएगा कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। इस पर क्लिक कर दिया और अब आता हूँ, ये है एक, और उसके बाद बल्कि वो कह रहा है ये इस्तेमाल ही नहीं हुआ। यहाँ पर दोबारा पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट। दफ़ा फोन, हाँ वो कह रहा है एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, तो आप इसको मिनिमम 4 दफ़ा कहीं ना कहीं इस्तेमाल करें। तो हम ऐसे ही कहीं रैंडमली जो है इसे पुट कर देते हैं। सॉरी, तो यहाँ पर ये यहाँ पर इंसर्ट किया, उसके बाद यहाँ जाते हैं और यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। और ये आपने जब आर्टिकल लिखना है ये आपको पता होगा कि आपने कहाँ कीवर्ड का इस्तेमाल करना है और कहाँ नहीं करना। ये मैं यहाँ पे तो रैंडमली इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। और यहाँ पर देखें ये इतनी सारी चीज़ें गुड हो चुकी हैं, उसकी वजह इमेजेस हमने लगा दी है और इमेजेस इंटरनल लिंक्स भी लगा दिया, विकिपीडिया का भी लगाया, और उसके अलावा जो है यहाँ पे लिंक्स लगे हुए हैं। और की फ्रेज इंट्रोडक्शन, मतलब की फ्रेज जो है हमारा इंट्रोडक्शन में मौजूद है, मतलब पहला पैराग्राफ जो होता है उसको इंट्रोडक्शन कहा जाता है। की फ्रेज की जो लेंथ है वो भी गुड है, वो कहता है ज़्यादा बड़ा नहीं है आपका की फ्रेज, मतलब 2 कीवर्ड्स है। और डेंसिटी भी कहता है ओके है, 5 टाइम इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और मेटा डिस्क्रिप्शन भी ओके है, मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ भी ओके है। और प्रीवियस यूज़ की यू डोंट हैव यूज दिस की फ्रेज बिफोर, वेरी गुड। वो कहता है कि पहले आपने इस की फ्रेज को, इस कीवर्ड को इस्तेमाल नहीं किया। और फिर उसके बाद कह रहा है की फ्रेज स्लग में मौजूद है, ग्रेट वर्क, ओके है। उसके बाद द टेक्स्ट कंटेन, और क्या टेक्स्ट जो है आपके वेबसाइट पे जो आपके आर्टिकल है उसमें 144
1044 वर्ड्स मौजूद हैं, ये भी ठीक है, और एसईओ टाइटल विड्थ भी गुड है। ओके, अब क्या चीज़ें हैं, आउटबाउंड लिंक, यहाँ पर वो कह रहा है कि ऑन दिस पेज आर नो फॉलोड, एड सम नॉर्मल लिंक्स। नॉर्मल लिंक क्या होती है, डू फॉलो। अब हम एक और लिंक लगाएंगे जो डू फॉलो करेंगे। आउट ऑफ द 7 इमेजेस ऑन दिस पेज ओनली 1 हैज एन आल्ट एट्रीब्यूट। यहाँ पर हमें बता रहा है कि आपकी वेबसाइट पे 7 इमेजेस हैं जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक पे आल टैग लेगा, बाकी सारे के सारे आल टैग के बगैर हैं। आपने उनको जो है सेट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं एसईओ जो है हमारी बेस्ट हो चुकी है, ग्रीन आ चुका है, रीडेबिलिटी अभी नहीं सेट हुई, मतलब इसमें ट्रांजिशन वर्ड्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये पढ़ने वाले नहीं हैं, ये सारा डमी कंटेंट है। जब आप अपना ओरिजिनल लिखेंगे तो ये सेट हो जाएगा। और द स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड्स, कि वो कह रहा है 3 पैराग्राफ ऐसे हैं जो सेम कीवर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब आप अपना पैराग्राफ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये सारा डमी कंटेंट है, हो सकता है ये बार बार डुप्लीकेटिंग हो रही है स्टार्टिंग में, तो ये जब आप लिखेंगे तो आपने डुप्लीकेशन नहीं करनी। मतलब कोई पैराग्राफ जो है, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा आई के बटन पे, तो ये मुझे यहाँ पर दिखाएगा कि कहाँ पे इशू है। यहाँ पर आते हैं और इसने नहीं दिखा रहा। अच्छा, यहाँ पर ये 2 इशू मैंने आपको बता दिए, ये सॉल्व होंगे तो ओके हो जाएगा रीडेबिलिटी। ये क्या इशू है कि ट्रांजिशंस वर्ड ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जिनका मतलब नहीं है, समझ नहीं आ रही, तो ये आपने सेट कर लेने जब आप अपना पैराग्राफ आर्टिकल लिख रहे होंगे। ये हो चुका है सारा कुछ हमारा। यहाँ पर बस एक लिंक हम लगा देते हैं। आल टैग मैंने आपको लगाना सिखा दी है कि आप आल टैग यहाँ पर यूज़ करेंगे, एसईओ और बेहतर हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ विकीपीडिया का एक डू फॉलो बैक लिंक। यहाँ नो फॉलो पे नहीं चेक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डू फॉलो बैक लिंक लगेगी, इसलिए वो कह रहा था नॉर्मल लिंक लगाएं। wikipedia.com ये लग चुका है, और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखा आउटबाउंड लिंक भी ओके हो चुका है। तो ये सारा कुछ हो चुका है हमारा। और उसके बाद ये देखें ग्रीन आ चुका है हमारे पास, योस्ट एसईओ का जो स्कोर है वो ग्रीन हो चुका है। और जो हमारे पास रीडेबिलिटी है, ये 2 पॉइंट्स सिर्फ आपने करेक्ट करने हैं तो आपके पास ये भी ओके हो जाएगा। उसके बाद आपने अपडेट कर देना है। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं अपनी पोस्टों में, और आप यहाँ पर देख सकेंगे ये बता रहा है एसईओ का स्कोर और ये रीडेबिलिटी, तो ये 2 स्कोर हैं, तो ये आपने ग्रीन करने होते हैं। ये हो गई हमारी एसईओ, जो बेसिक एसईओ थी सारी बता चुका हूँ। आपने ये सेटिंग्स और ये पॉइंट्स जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं यहाँ कीप में लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स आपने याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कीवर्ड। आपने कीवर्ड ढूंढना है, उसके लिए आपने को मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है एसईओ का, और इसके लिए एक अलहदा से कोर्सेज मौजूद हैं यूट्यूब पर। आप देख सकते हैं किस तरह से आपने कीवर्ड को ढूंढना है, आपके लिए बेस्ट कीवर्ड कौन सा है, तो ये आपने खुद सर्चिंग करनी है। मैंने आपको पॉइंट बताने थे कि एसईओ करते हुए आपने कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे जो है उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक टेक्निकल एसईओ में आता है और इसकी वजह से भी आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक करती है। तो इसमें जो सबसे पहला जो एक पॉइंट है, जो पहला इसमें इनिशियल सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है सर्वर। आपने सर्वर अगर अच्छा ख़रीदा हुआ है, सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम, मतलब वो कितनी जल्दी वापस यूज़र को रिस्पॉन्स करता है, तो ये जितना अच्छा होगा आपका सर्वर, कि आपने जितनी अच्छी होस्टिंग बाय की होगी, जितने अच्छे सर्वर किससे जाके आपने होस्टिंग ली है, वो नेम चीप हो गया या गोडैडी हो गया, जिनके भी आप रिव्यू वगैरह देख सकते हैं जिसका आपको बेस्ट लगता है। और शेयर्ड होस्टिंग और डेडिकेटेड होस्टिंग, इन दोनों में स्पीड का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो सबसे पहले होता है सर्वर, कि अगर सर्वर आपने बेस्ट लेना है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन से पहले आपको ये 3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद है थीम। अभी मैंने आपको शुरू में 2 वेबसाइटें दिखाई थी, एक में थीम कोई और लगी हुई थी और दूसरे में मैंने जो कल आपको ब्लॉक्सी वाली दिखाई थी वो लगी थी, और उसमें जो पेज स्पीड आ रही थी वो आपने दोनों पे देखा था 90 अबव थी। वो वजह थी थीम की, कि थीम का सिलेक्शन आप जितना अच्छा करेंगे, जितनी अच्छी थीम होगी उतनी अच्छी पेज स्पीड होगी, क्योंकि थीम के बनाने में और उसके जो जितना भी कोड है उसको कितने अच्छे से कवर किया गया है, तो वो स्पीड पर फ़र्क करता है। उसके बाद है प्लगइन्स, के ऐसे प्लगइन्स आपने इस्तेमाल करनी है जो कि उस थीम के साथ सही तरह से मैच नहीं कर रहे, या फिर उस थीम की स्पीड को रोक रहे हैं, या फिर आपकी वेबसाइट को लोड होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। वो आपको जो है गूगल पेज स्पीड जो है वो आपको बता देता है कहाँ पर मसला आ रहा है, वो भी देखेंगे अभी।
तो आप जो है प्लगइन आपने ऐसे इस्तेमाल करने हैं जो आपको पता है कि एक तो 3 महीने पहले अपडेट हुए हों, 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है तो आप उस प्लगइन के अल्टरनेटिव कोई और इस्तेमाल कर लें, उस प्लगइन को इस्तेमाल मत करें। थीम के लिए भी यही आपने रूल अप्लाई करना है, कोई भी थीम ऐसी जो 3 महीने हो चुके हैं अपडेट नहीं हुई, उस थीम को आपने इस्तेमाल नहीं करना। लास्ट चीज़ है कैशे। कैशे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का पूरे के पूरे का एक फ़ोल्डर अलग से बना के रख लिया जाता है और वही फ़ोल्डर यूज़र को लोड करवा दिया जाता है। उससे क्या होता है कि यूज़र जब भी आपकी वेबसाइट पे आता है उसके ब्राउज़र के अंदर आपके वो सारे फाइल्स, वो सारी इमेजेस, वो सारे CS स्टाइल शीट होगी, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होगी, वो सारी की सारी ब्राउज़र के अंदर रख दी जाती हैं। जब भी यूज़र नेक्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट को विज़िट करता है तो वो जल्दी से मतलब उसके लोकल स्टोरेज से वो फाइल्स लेकर उस वेबसाइट को लोड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इस पेज की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ प्लगइन्स हैं जो मैं आपको पेज स्पीड के हवाले से बताऊँगा। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है कैशे। कैशे का जो प्लगइन है लाइट स्पीड, ये बहुत बेस्ट है, फ्री भी है। यहाँ पर प्लगइन्स में आएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और प्लगइन के लिए मैं आपको दो चीज़ें बता दूँ। एक तो चाहे आप कैशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इस पेज की ऑप्टिमाइजेशन के लिए या फिर आप सिक्योरिटी के लिए, जिस सेटिंग का आपको नहीं पता आपने उस सेटिंग को नहीं छेड़ना, बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें जो चीज़ें हैं। अगर आप उसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद होती है, आप मज़ीद उन्हें पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर मज़ीद वीडियोस देख सकते हैं। जब तक आपको किसी ऑप्शन का नहीं पता, किसी भी ऑप्शन का नहीं पता, तो आपने उस चीज़ को नहीं छेड़ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं वैसे रहने दें। यहाँ पर आएंगे और सर्च करेंगे लाइट स्पीड कैशे। ये हमारे पास लाइट स्पीड कैशे आ चुका है। इंस्टॉल नाउ करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट अपडेट 1 वीक अगो। इंस्टॉल नाउ करेंगे और एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करेंगे। ये इंस्टॉल हो चुका है और बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसमें सेटिंग इनेबल्ड है कैशिंग की, और ये हमारी वेबसाइट का कैशिंग इनेबल कर देता है। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं आप इनेबल कैशे, ये इनेबल्ड है। जो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हैं आप उसी तरह से अभी रहने दें। यहाँ पर ब्राउज़र में आते हैं, ब्राउज़र का कैशे जो है इसे इनेबल कर लेना है और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। यहाँ पर जो CDN है, पेज ऑप्टिमाइजेशन है, ये बाकी चीज़ें हम दूसरे प्लगइन की मदद से करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने करना था वो कैशे को एक्टिवेट करना था, वो कैशे एक्टिवेट हो चुका है। और अगर आप अपनी वेबसाइट पे कोई चेंजेस करते हैं और आप एडमिन हैं और आपके पास वेबसाइट लॉगिन है, आप वो चेंजिंग देख सकेंगे। लेकिन अगर आप लॉगिन नहीं है, आपने चेंजेस किए हैं और आप किसी और ब्राउज़र में अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपको वो चेंजेस नहीं मिल रही होती हैं। उसके लिए आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आना है और पर्ज आल पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, जितना भी कैशे पहले बना होता है वो सारा का सारा कैशे जो है रीसेट हो जाता है। जितनी भी आपने चेंजेस की होती हैं वो दोबारा से अपडेट हो जाती हैं और उससे आपको अगर आप लॉगिन हैं या नहीं है वो चेंजेस आपको नज़र आने लग जाती हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो प्लगइन है वो है ऑप्टिमोल या EWW। ये इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम EWW का इस्तेमाल करेंगे। प्लगइन्स में जाएंगे और उसके बाद EWW को डाउनलोड कर लेंगे। इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट अपडेट 3 वीक्स अगो। एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करते ही इसकी कुछ इनिशियल सेटिंग हमारे पास आएगी। यहाँ से आपने क्या करना है, सेटिंग पर जाना है। यहाँ पर पूछा है स्पीड और सेव, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देन ये चीज़ें ऐसे ही रहने दें और यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर लें, कंटिन्यू, देन सेव चेंजेस, डन। देन उसके बाद हम नीचे आते हैं और ये इनेबल हम कर चुके हैं, सारा कुछ ओके है। और उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि हमारी जो इमेजेस यहाँ पर पड़ी हुई हैं, जो भी लोड होती हैं हमारे सर्वर के ऊपर, तो उनकी स्पीड जो है, उनकी क्वालिटी को थोड़ा सा
डिक्रीज़ कर दिया जाएगा। उनके अंदर कुछ डाटा पड़ा होता है, हर इमेज के बैकग्राउंड में कुछ डाटा पड़ा होता है कि वो इमेज कहाँ से कब खींची गई है, किस लोकेशन पर खींची गई है, उसका साइज़ क्या है, उस किस कैमरे से कैप्चर किया गया है। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह की मौजूद होती है, उसको एग्जिफ कहा जाता है। तो ये प्लगइन क्या करता है, उसमें से एग्जिफ वाला डाटा रिमूव कर देता है, जिससे उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। और उसी के साथ यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन की इमेज की एक फ़ाइल तैयार होती है, जो कि वेब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अहम है। और उससे क्या होता है, हमारे वेबसाइट जो है बहुत जल्दी लोड होते हैं। तो इसलिए आपने इस प्लगइन का इस्तेमाल करना है, जो सेटिंग आपको बता दी आपने वो करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ रहा है बल्क ऑप्टिमाइज़र, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो यहाँ पर आप मीडिया में आएंगे, ये बल्क ऑप्टिमाइज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर चेक कर देता हूँ, क्योंकि इससे पहले हमने नहीं किया प्रीवली। और उसके बाद यहाँ पर स्किप कंप्लीट, इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये सारी फाइल्स को ऑप्टिमाइज़ करने लग जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी मोबाइल की पेज स्पीड थी वो पहले 94 थी, अब 97 हो चुकी है, और डेस्कटॉप की 98 हो चुकी है। और यहाँ पर ये इश्यूज अभी भी मौजूद हैं कुछ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है प्रॉपरली साइज इमेज नहीं है। ये जो इमेजेस आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है, उसके लिए मैं आपको रेशियो बता देता हूँ, आपने वही इस्तेमाल करनी है। उसमें ब्लॉग के लिए जब भी आपने आर्टिकल के अंदर इमेज इस्तेमाल करनी है, तो उसमें आपने रेशियो जो रखनी है वो 1200 मल्टीप्लाई बाय 630, ये जो है बेस्ट रेशियो है। पिक्सल्स हैं, आपने पिक्सल्स का इस्तेमाल करना है। और इसी साइज़ में अगर आप इमेजेस बनाते हैं, अपलोड करते हैं, आर्टिकल के अंदर इंसर्ट करेंगे, तो ये बेस्ट व्यू है। तो ये जो हमारे बता रहा है कुछ इमेजेस के इनका साइज़ ठीक नहीं है, तो आप डायरेक्टली उन इमेजेस पर जाके उनकी हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आते हैं तो ये अभी जो है हमें यहाँ पे दिखा रहा है नेक्स्ट जनरेशन की इमेजेस फॉर्मेट अभी सेट नहीं हुआ। यहाँ पर आएंगे, ये कह रहा है कि ऑप्टिमाइज़ हो चुकी हैं सारी की सारी, बट क्या है कि ब्राउज़र कैशे हमने इनेबल किया था, तो उसकी वजह से ब्राउज़र कैशे जब तक डिसेबल नहीं होगा तो ये यहाँ से गायब नहीं होगा। तो ये इंशाल्लाह जब ब्राउज़र कैशे डिसेबल होगा या दोबारा से रिपीट होगा, उसका टाइम ख़त्म होगा, तो उसके बाद ये चीज़ सेट हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा प्लगइन है और उसका नाम है हमारे पास टी ब्लॉट। यहाँ पे आ रहा है पेज स्पीड रिड्यूस्ड अनयूज CSS। यहाँ पर दो CSS की फाइल्स दिखाई जा रही हैं कि आप ये दो फाइल जो हैं इनको रिड्यूस करें, इनको हटाएं। तो ये इस प्लगइन के ज़रिए से हम करेंगे, टी ब्लॉट। यहाँ पर प्लगइन्स में आएंगे, ऐड न्यू। टी ब्लॉट जो है हमारे पास एक्टिवेट हो चुका है यहाँ पर। और उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर सेटिंग में, और ये ऑप्शन आ रहा है टी ब्लॉट ऑप्टिमाइज़ का, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इनेबल CSS ऑप्टिमाइजेशन, इस पर क्लिक करना है। ये जो सेटिंग है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मेरी जो पेज स्पीड है वो बहुत बेस्ट है, 97 और 98, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे तो ज़रूरत नहीं है इसे मज़ीद इंक्रीज़ करने की, लेकिन आपके पास ये इशू आया करेंगे। और जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, एलिमेंटर पर बनाते हैं, किसी और जो है थीम पर बनाते हैं, तो उसके लिए ये सारे अगर आप प्रोसेस जो है फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी जो पेज स्पीड है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो इसको इनेबल करते हैं और उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं ये इनेबल कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, हमारी जो वेबसाइट बनी हुई है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ना हमने एलिमेंटर को इस्तेमाल किया और ना वर्डप्रेस बेकरी पेज बिल्डर का इस्तेमाल किया, तो इन दोनों को अनचेक कर देंगे। अगर आपने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट एलिमेंटर के थ्रू बनाई है तो आपने इसको चेक कर देना है। अगर वर्डप्रेस बेकरी पेज बिल्डर के ज़रिए से बनाई है तो आपने इसको चेक कर देना है। अब हमने अपने थीम जो हमारे थे उसके ज़रिए से बनाई है और उसी का सारा सेटअप था, सिर्फ कस्टमाइज़ की है, तो हम इन दोनों को अनचेक कर रहे हैं। और उसके बाद दिस एन एक्सपेंसिव प्रोसेस डोंट यूज़ विदाउट कैश प्लगइन। अच्छा, यहाँ पर है ये अनयूज CSS, रिमूव अनयूज CSS, इसको इनेबल करेंगे। और उसके बाद इनेबल फॉर प्लगइन CS, रिमूव यूज CSS ऑन ऑल प्लगइन CSS फाइल्स, यहाँ पर ये दे दिया। और उसके बाद ऑल पेजेस डिले,
यहाँ पर हमने इसे भी चेक कर लेना है, क्योंकि ये जो हमारे पास अनयूज CSS फाइल आ रही है ये हमारी थीम के अंदर से आ रही है। आप यहाँ पर लिंक पूरा जब देखेंगे वर्डप्रेस कंटेंट के आगे थीम लिखा हुआ आ रहा है, तो ये अनयूज CSS फाइल वहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर हमने चेक कर देना है और उसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। ये ऑप्टिमाइज CSS होगी, देन ऑप्टिमाइज JS है। ऑप्टिमाइज JS में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हमने मिनिफाई ऑल द डिफर यहाँ पर क्लिक करते हैं और उसके बाद इन दोनों को अनचेक कर देंगे। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। बस ये सेटिंग थी जो हमने इस प्लगइन के ज़रिए से करनी थी। उसके बाद हमने ये जाकर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आएंगे और इसके बाद यहाँ पर इसे एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो अनयूज CSS थी वो यहाँ पे रिमूव हो चुकी है, लेकिन स्पीड देखेंगे 95 आ चुकी है। लेकिन ये भी सेट हो जाएगी क्योंकि हमारे पास जो सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है इस रिक्वेस्ट पे जो अभी हमने की थी। और ये जो है यहाँ से मैंने परजाल किया है कैशे, ये सेटिंग करने के बाद जो मैंने आपको बताई थी कि जो अभी प्लगइन हमने इस्तेमाल किया है सेटिंग के अंदर से ये डिप्लॉट का, तो वो सेटिंग करने के बाद परजाल पे जब भी आप कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं परजाल करना है और उसके बाद आपने चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्लगइन है उसका हम इस्तेमाल करेंगे OMGF। अक्सर हमारी थीम्स जो हैं गूगल का फ़ॉन्ट इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हमारे पास इशू आ रहा होता है फ़ॉन्ट का कि आपकी वेबसाइट पे जो गूगल का फ़ॉन्ट है वो रिस्पॉन्स करने में टाइम लगा रही है वो, तो आप इस प्लगइन का इस्तेमाल कर सकते हैं OMGF। इसके ज़रिए से क्या होता है कि वो जितने भी गूगल के फ़ॉन्ट इस्तेमाल हो रहे हैं वो लोकल स्टोरेज में सेव कर देता है और नेक्स्ट टाइम उन्हें फास्ट लोड कर देता है। तो ये आपने खुद एक्सप्लोर कर लेना है। OMGF बहुत ईजी है। इसके बाद है सुपर पेज कैशे, क्लाउड फ्लेयर। अब यहाँ पर बात आती है क्लाउड फ्लेयर है क्या, CDN क्या होता है? CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। मान लें आपकी वेबसाइट, आपका जो सर्वर है जो हमने नेम चिप से ख़रीदा है वो सर्वर मौजूद है अमेरिका में और हमारा जो यूज़र है वो पाकिस्तान में बैठा है और यहाँ से रिक्वेस्ट करता है। अब पाकिस्तान का यूज़र जब अमेरिका रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसको वापस आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसके बरक्स अगर हम ये करें कि हम मुख्तलिफ हर फॉर एग्ज़ाम्पल एशिया का एक अलहदा सर्वर रख लें और अमेरिका की एक अलहदा, मतलब 7 हमारे पास बराइज़म है, 7 के अलहदा हमने सर्वर रख लिए या मुख्तलिफ मुल्कों में हमने सर्वर रख लिए अपनी वेबसाइट के। उससे क्या होगा, यूज़र अगर रिक्वेस्ट कर रहा है और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक सर्वर इंडिया में पड़ा हुआ है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बेशक मेरा ओरिजिनल जो असल जो सर्वर है वो पड़ा हुआ है अमेरिका में, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट जाएगी इंडिया के सर्वर के पास और वहाँ पर जो मेरी वेबसाइट का डाटा पड़ा हुआ है वो निकल के आएगा, जो कि बहुत जल्दी वापस रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये काम जो हमारा करता है वो CDN करता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कि ये मुख्तलिफ सर्वर जो है मुख्तलिफ मुल्कों में बिछा देता है आपकी वेबसाइट के और आपको जो रिज़ल्ट है जहाँ भाई आप जिस भी सर्वर के करीब पड़ते हैं उस सर्वर से आपको रिस्पॉन्स कर देता है। यहाँ पर हमारे पास 2 जो है फ्री के सर्वर मौजूद हैं CDN वाले, जिसमें जो सबसे बेस्ट है वो क्लाउड फ्लेयर है, ये गूगल का है, और दूसरा है क्विक क्लाउड, QIC.cloud। इसे आप खुद एक्सप्लोर कर लेना, मैं जो है सिर्फ और सिर्फ क्लाउड फ्लेयर वाला कराऊंगा। तो क्लाउड फ्लेयर में क्या करना होता है, आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है। ये हमारे पास क्लाउड फ्लेयर की वेबसाइट ओपन हो चुकी है cloudflare.com और यहाँ पर आप एक ही वेबसाइट जो है वो अटैच कर सकते हैं फ्री। अगर आप मल्टीपल करते हैं तो आपको उसके चार्जेस देने होंगे। तो हमने यहाँ पे करना है साइन अप पर क्लिक और उसके बाद यहाँ पर हमने देना है ईमेल एंड पासवर्ड। यहाँ पर हमसे ईमेल पूछ रहा है, जो हमने अपनी ईमेल बनाई थी वो मैं ईमेल इसे दे दूंगा nanosoft.wordpress@gmail.com और पासवर्ड यहाँ पे देना है। तो पासवर्ड देख लेता हूँ, सजेस्ट पासवर्ड, और ये पासवर्ड जनरेट कर दिए।
स्पेशल कैरेक्टर वो कहता है आप यूज़ करें, तो मैं यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ कर लेता हूँ। ये स्पेशल कैरेक्टर आ गया और इसको कॉपी कर लूँगा। देन क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है और ये हमारे पास जो है इसका डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर हम मेल को ओपन करेंगे क्योंकि वेरिफिकेशन मेल आई होगी। यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर की आ चुकी है, इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारी वेरिफिकेशन हो जाएगी और हमारे पास जो क्लाउडफ्लेयर का डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा आ चुका है, हम कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। इसको मैं डिसेबल करता हूँ और उसके बाद ये कह रहा है ऐड साइट, यहाँ पर साइट ऐड करें। तो ये मेरी वेबसाइट है farhan.nanosoftskill। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और शुरू से ये जो है ये रिमूव कर देना है और लास्ट से ये भी रिमूव कर देना है और उसके बाद ऐड साइट करूँगा। प्रोवाइडिंग रूट डोमेन एंड नॉट एनी सब डोमेन। अब यहाँ पर जो है वो एक्सेप्ट करता है रूट डोमेन, तो यहाँ पे मैं नैनोसॉफ्ट स्किल दे देता हूँ। ये हमारी डोमेन यहाँ पर ऐड हो चुकी है और ये पहले पैकेजेस प्रीमियम वाले दिखा रहा है, उसके बाद लास्ट में फ्री वाला है। इस पर क्लिक करूँगा और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा। जो DNS है वो हमारे प्राइमरी डोमेन पे लगता है, तो आप जब भी वेबसाइट बनाएंगे ज़ाहिर बात है वो आपकी प्राइमरी डोमेन होगी। यहाँ पर हमने सब डोमेन्स बनाई थी सारी की सारी, तो यहाँ पर एक क्लिक करूँगा, ये सारे मेरे खुद ही रिकॉर्ड निकाल के ले आएगा जहाँ भी होस्टिंग होगी। कंटिन्यू करूँगा, उसके बाद ये मुझे दे देगा कि आपने जहाँ से डोमेन ली थी, जहाँ पे DNS की सेटिंग की थी, जो कि मैंने बहुत डिटेल से सेकंड लेक्चर में बता चुका हूँ। तो वो कहता है कि जहाँ पर आपने ये 2 सर्वर यूज़ किए हैं वहाँ पे आप इन 2 सर्वर का इस्तेमाल करें। तो मैं इसे कॉपी करूँगा और उसके बाद GoDaddy को ओपन कर लूँगा। यहाँ पर ये हमने 2 सर्वर इस्तेमाल किए थे, ये इन्हें चेंज करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो हमें क्लाउडफ्लेयर ने दिए हैं वो हमने यूज़ करने। इससे सिक्योरिटी भी इम्प्रूव होती है और पेज की स्पीड भी इम्प्रूव होती है। इस पर क्लिक करेंगे, ये हमें यहाँ पे कह देगा कि 48 घंटों के अंदर अंदर जो है आपकी वेबसाइट का DNS जो है अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन ये इससे पहले हो जाता है, बहुत पहले हो जाता है, 5-10 मिनट में भी हो जाता है। लेकिन अगर ये इन्होंने बस टाइम दिया होता है कि इतना टाइम लगेगा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिकमेंडेशन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है और इनेबल ऑलवेज यूज़ HTTPS अप्लाई रिकमेंडेशन करते हैं। अप्लाइड हो गया। इनेबल ऑटो मिनीफाई, हमारी जावास्क्रिप्ट CSS और HTML की जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको मिनीफाई कर दो। मिनीफाई क्या होता है, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है जो कि मेरे चैनल पर मौजूद है। आपने यहाँ पे लिखना है नैनोसॉफ्ट मिनीफाई, ये आप लिखेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। ये रही मिनीफाई और अनमिनीफाइड क्या होता है ये आपको पता लग जाएगा यहाँ से। ये हमने कर दिया, दोनों चीज़ें अप्लाई होंगी और गो टू अवर व्यू पेज पे चलते हैं। ये आ चुके हैं, यहाँ पे हमारा अकाउंट भी बन चुका है और यहाँ पे चेक नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे। ये अभी चेक कर रहे हैं, उससे पहले हम चलते हैं, हमने ये प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करना है। तो हम चलते हैं अपने यहाँ पर डैशबोर्ड में और यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने ये पेस्ट करना है, हमें प्लगइन मिल जाएगा, उसे हमने इंस्टॉल कर लेना है। सुपर पेज कैशे फॉर क्लाउडफ्लेयर, मैं अकेला क्लाउडफ्लेयर लिख देता हूँ। यहाँ पर इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक करूँगा और एक्टिवेट कर दूँगा। ये हमारे पास एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर हम सेटिंग में जाएंगे, आपने क्लाउडफ्लेयर में आना है। यहाँ जब ओवरव्यू वाले पेज में आएंगे, यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि गेट योर API टोकन, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक टोकन दिया जाएगा। यहाँ पर आपने क्रिएट टोकन के बटन पर क्लिक करना है और बैक आते हैं ग्लोबल API, इसको व्यू करते हैं और यहाँ पर हम पासवर्ड देंगे और इसको कैप्चे को करना है। यहाँ से बसेस सिलेक्ट कर लेते हैं, 3 बसेस हैं और उसके बाद ये बस है। वेरीफाई हो चुका है। व्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, हमें API टोकन मिल जाएगा। ये API टोकन अपने कॉपी कर लेना है यहाँ पर ग्लोबल API की।
और उसके बाद ये जो प्लगइन अभी इंस्टॉल किया है, यहाँ पर आपने इस पेज पर आ जाएंगे। जब उसकी सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने API की पे क्लिक करना है। API टोकन को सिलेक्ट नहीं करना यहाँ, क्योंकि हमने यहाँ से क्या लिया था, API की ली थी। और उसके बाद यहाँ पर आपने वो वाली ईमेल बतानी है जिसके ज़रिए से आपने क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट बनाया है। तो nanosoft.wordpress@gmail.com और उसके बाद यहाँ पे API की बता देनी और इसे इनेबल कर लेना। अपडेट सेटिंग पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा कि अपनी डोमेन सेलेक्ट करें। ये डोमेन हमने वहाँ पर इंटर की हुई थी जिसमें क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट बनाते हुए, तो ये अपडेट सेटिंग पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इनेबल पेज कैशिंग नाउ और ये पेज कैशे इनेबल्ड हो चुका है। उसके बाद ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा जो भी बेस्ट आपके पास ऑप्शंस होंगे, जो भी आपकी वेबसाइट के लिए बेस्ट ऑप्शंस होंगे वो सारे इनेबल कर देगा। तो रिकमेंडेशन सारा कुछ यहाँ पर खुद ही ये इनेबल कर देगा, तो आपने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना। अपडेट सेटिंग पे क्लिक कर देना है बस और ये सारी चीज़ें हमारी अपडेट हो चुकी हैं। और उसके बाद यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, फिर से इसे रिफ़्रेश करते हैं ये हमारा DNS एक्टिवेट हो चुका है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा आ गया है कि क्लाउडफ्लेयर अब आपकी वेबसाइट को प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब हमारा DNS जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, क्लाउडफ्लेयर के साथ अटैच हो चुका है। तो हम आएंगे और चेक करेंगे अपनी पेज स्पीड को अगेन। यहाँ पर आते हैं और एनालाइज के बटन पे क्लिक करते हैं। ये हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है 99 हो गई मोबाइल की, और यहाँ पर देख सकते हैं रिस्पांस टाइम जो सर्वर का है वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर कुछ भी उसका इशू ही नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने क्लाउडफ्लेयर के साथ अपनी वेबसाइट को अटैच कर लिया। सिर्फ यहाँ पे एक जो है मसला है नेक्स्ट जनरेशन का, जिसमें 0.15 सेकेंड लेट हो रहा है और 99 हमारी स्पीड आ चुकी है और डेस्कटॉप पे 100 आ चुकी है। और यहाँ पर भी ये रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा आ रहा है यहाँ पे, लेकिन हमारी जो पेज स्पीड है वो 100 हो चुकी है। तो यहाँ पर ये हमारे पास कैशे आ रहा है। जब हमने ये वाला प्लगइन इंस्टॉल किया तो यहाँ से आप पर होल कैशे भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा पूरी वेबसाइट पे जहाँ जहाँ कैशे इस्तेमाल हो रहा है सारे कैशे को रीसेट कर देगा। तो ये था पेज स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करना। आप चाहे एलिमेंटर के साथ वेबसाइट बना रहे हैं या आप किसी थीम को इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी थीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये सारी प्रैक्टिसेस करेंगे, इंशाल्लाह आपकी पेज जो है पेज की स्पीड वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब चलते हैं, लास्ट हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी के लिए कुछ ऑप्शंस जो दरमियान में मैं आपको बताता रहा हूँ। एक तो आपने यूज़र नेम जो है कभी भी एडमिन नहीं रखना। दूसरा ये कि आपने अपने यूज़र नेम को पब्लिक नहीं करना, मींस यूज़र प्रोफाइल में जाके उसे हाइड करना है। तीसरी चीज़ कि आपका पासवर्ड जो है वो आपके वेबसाइट के डोमेन नेम के साथ मैच ना कर रहा हो, या फिर आपका पासवर्ड बहुत ही सिंपल ना हो, जैसे अक्सर लोग रखते हैं पाकिस्तान 123 या अपना नाम और उसके साथ 123 या फिर कुछ और। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि आपने 15 डिजिट का पासवर्ड ले लेना है और कोशिश करना है कि आप किसी जनरेटर, मतलब जैसे मैं दरमियान में करता रहा हूँ मुख्तलिफ लेक्चर्स के, कि किसी जनरेटर से जाके पासवर्ड को जनरेट किया है तो आपने उस तरह से जनरेट कर लेना है। तो यहाँ पर 4 प्लगइन पहले मैंने आपको बताए हैं। यहाँ से आप कोई भी प्लगइन, ये जो है इनिशियल सेटिंग के लिए, इनिशियल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है इसको इस्तेमाल करेंगे। इसे मैं कॉपी करता हूँ और इंस्टॉल करता हूँ। ये प्लगइन आ चुका है, इसको इंस्टॉल नाउ कर लेते हैं। एक और सिक्योरिटी रीज़न जो मैं आपको बता चुका हूँ ये है कि आपने कोई भी प्लगइन जो 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं उसको इस्तेमाल नहीं करना। जैसे कि ऑल इन वन वर्डप्रेस है जो कि यहाँ पे मैंने बताया कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको 3 महीने हो चुके हैं, तो बेहतर है आपका इसका अल्टरनेटिव जो आपके पास मौजूद है उसको इस्तेमाल करें। तो इससे भी क्या होता है कि इसमें बग आ जाते हैं जो कि हैकर्स को पता लग चुका होता है कि इसमें क्या बग है और वहाँ से वो अटैक करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपने ऐसे प्लगइन जो ओल्ड हो चुके हैं उन्हें इस्तेमाल नहीं करना। और अगेन बता दूं, आपको जिस सेटिंग का नहीं पता आपने उसे इनेबल या डिसेबल नहीं करना, जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही रहने दें। मज़ीद जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्लगइन है, इसको मैं कॉपी करता हूँ इसका नाम और यहाँ गूगल में पेस्ट करूँगा और उसके साथ लिखूँगा डॉक्यूमेंटेशन। तो इस प्लगइन की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारे पास आ जाएगी, ये रहे। तो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक सेटिंग के बारे में डिटेल से बताया जाएगा कि कौन सा ऑप्शन क्या करता है।
तो आप यहाँ से हर एक ऑप्शन के बारे में पढ़ सकते हैं जिसको भी आपने इनेबल या डिसेबल करना है। ये लास्ट में हमारे पास ऑप्शन आ चुका है इस प्लगइन का, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ऊपर आ रहा है जनरेट एपीआई की, इस पर हमने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमने ईमेल देनी है। ईमेल जो हमने लगाई होगी हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर वही यहाँ पर सिलेक्ट होगी। तो यहाँ पर मैं ईमेल जाके चेंज करके आता हूँ। सेटिंग में आऊँगा और बल्कि यूज़र्स में ऑल यूज़र, और उसके बाद यहाँ पे एडिट करता हूँ। दैन यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूँगा और यहाँ से मैंने ईमेल को चेंज करना है। यहाँ पर हम करते हैं नैनोसॉफ्ट वर्डप्रेस। मैं अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा और देन हमारे पास वेरिफिकेशन मेल आएगी। और इस पे हम चेक क्लिक करेंगे तो ये हमारी वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पर ये मेल लग चुकी है। और इसके बाद चलते हैं हम इस प्लगइन पे और जनरेट एपीआई पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये सिलेक्ट हो चुकी है और इन दोनों पे क्लिक कर देना है और सबमिट कर देना है। यहाँ पर ये हमें बता रहे हैं कि ये एपीआई की जो है हमारी वेबसाइट की डोमेन की जो ईमेल होगी उसके ज़रिए से एक्टिवेट होगा। तो हमें एक ईमेल क्रिएट करनी होगी सी पैनल में और उसके बाद यहाँ पर दोबारा से यूज़र में जाके उस ईमेल को चेंज करना होगा। ये हमारे पास जो है इसके एपीआई की ईमेल नहीं आ रही क्योंकि एमएक्स रिकॉर्ड जो है तो सही नहीं है, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट जो है क्लाउडफ्लेयर के साथ अटैच किया और यहाँ पर जो हमारा होस्ट नेम है नैनोसॉफ्ट स्किल है और हमारी जो वेबसाइट का नाम है farhan.nanosoft-skill है। तो ये जब रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो आती है इसके बाद नैनोसॉफ्ट स्किल के पास, जो कि मैच नहीं करती, जिसकी वजह से एमएक्स रिकॉर्ड जो है वो मैच नहीं करते और हमारे पास मेल मौसूल नहीं होती। यहाँ पर हमारे पास मेल नहीं आ रही, तो इस वजह से ये जो है अलर्ट आ रहा है, सिर्फ यहाँ पर एपीआई की नहीं आ रही। जब आपकी प्राइमरी डोमेन होगी नैनोसॉफ्ट स्किल फॉर एग्जांपल इस तरह से होगी सिर्फ और सिर्फ, तो उस पर आपको मेल रिसीव हो जाएगी और ये बिल्कुल फ्री है। ये खुद यहाँ पर जब हम इसे जनरेट एपीआई की पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमें बताएगा कि ये फ्री है और ये मिलेगी सिर्फ डोमेन नेम और ईमेल एड्रेस पर जो कि यूनिक होंगे, मैच करते होंगे। और यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो नैनोसॉफ्ट स्किल है। अगर मैं इसे मिटाता हूँ ये मिटेगा नहीं यहाँ से, तो इस वजह से नहीं आ रहा। तो आप कोई और प्लगइन इसके बदले में इस्तेमाल कर सकते हैं और आपने कोई भी सेटिंग यहाँ से चेंज नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ आपने एपीआई की लगा देनी है, ये खुद ही डिटेक्ट कर लेता है सारा कुछ। हम दूसरे प्लगइन की तरफ चलते हैं और यहाँ से प्लगइन में जाएंगे और उसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। दैन यहाँ पे सर्च कर लेते हैं दूसरे प्लगइन को, वर्डप्रेस हाइड सिक्योरिटी इन्हेंसर। एक है वर्डप्रेस हाइड और एक है इन्हेंसर के नाम से। इसको हमने इंस्टॉल करना है और इसे एक्टिवेट करते हैं। देन सम अप्लाई रिमूव डिस्क्रिप्शन। देन हम चलते हैं यहाँ पर वर्डप्रेस हाइड एंड सिक्योरिटी, ये रहा। यहाँ पर आएंगे और सेटअप पे क्लिक करेंगे। देन चेकिंग योर एनवायरनमेंट्स, कॉपी द फॉलोइंग लिंक टू सेव प्लेस। अच्छा, ये जो चीज़ है ये आपने अपने पास सेव करके रख लेनी है। फॉर एग्जांपल आपको लॉगिन पेज नहीं मिलता, आपने उसका जो यूआरएल है वो चेंज कर दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जब अपनी वेबसाइट को लॉगिन करते हैं /login लिखते हैं या फिर हम लिखते हैं वर्डप्रेस एडमिन या वर्डप्रेस लॉगिन, तो ये चीज़ जब हम इस प्लगइन के ज़रिए से चेंज करेंगे कि यहाँ पर हम कुछ और लिखें साइन इन या कुछ और, तो लॉगिन पेज है। और अगर आप भूल जाते हैं कि आपने क्या यूआरएल रखा था, तो आप ये वाला जब यूआरएल पेस्ट करेंगे यहाँ पर आके तो आपको लॉगिन पेज मिल जाएगा। तो इस वजह से ये आपने कहीं ना कहीं सेव करके रख लेना। ओके, यहाँ से हम रन सैम्पल सेटअप पे यहाँ पर आते हैं और विजुअल होस्ट
ओके, यहाँ पर हमने इसे लॉगिन करना है। यहाँ कह रहा है एक्सपायर हो चुका है सेशन, तो मैं यहाँ से जाके इसे इनेबल करूँगा। रिकवरी लिंक है, इसको इनेबल करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास लॉगिन पेज आ जाएगा। लेकिन अभी मैं जो है ना यहाँ से सी पैनल से इसे लॉगिन करता हूँ। और बैक चलते हैं सी पैनल पे। ये हम लॉगिन करके आ चुके हैं, यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन किया। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है वर्डप्रेस हेड में आएंगे और यहाँ पर एडमिन आ रहा है। एडमिन में आएंगे तो यहाँ पर पहले आपको कॉशन दे रहे हैं, इंडिकेशन है कि आपने किसी और थीम के ज़रिए से यूआरएल चेंज ना किया हो। बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस लॉगिन डॉट php ही होना चाहिए। उसके बाद एडमिन यूआरएल में आना है और यहाँ पे जो आप न्यू यूआरएल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एडमिन पैनल के लिए, लॉगिन पेज के लिए, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ साइन इन और उसके बाद सेव पर क्लिक कर दूंगा। और अब चलते हैं हम यहाँ पर साइन इन। तो ये देखिए हमारे पास साइन इन जब हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये पेज आ चुका है। और यहाँ से मैं ये हटाता हूँ, वर्डप्रेस लॉगिन डॉट php करता हूँ, यहाँ पर वर्डप्रेस एडमिन। यहाँ से दोबारा इसे लॉगिन करते हैं क्योंकि मुझे ये पासवर्ड नहीं याद, ये मैंने सेव करके नहीं रखा हुआ था, तो डायरेक्ट लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर पासवर्ड ये मुझे लॉगिन नहीं करने दे रहा, मेरे पास पासवर्ड नहीं है। मैं दोबारा से रीसेट करूँगा तो ये सेटिंग हमारी हो चुकी है। यहाँ पर हम साइन इन जब लिखेंगे तो ये हमारे पास पेज आएगा, साइन इन। तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये पेज आ चुका है। साइन इन लिखने से रीडायरेक्ट कर देता है लॉगिन पेज पर। तो इस तरह से आप वर्डप्रेस हाइड के ज़रिए से यूआरएल को चेंज कर सकते हैं। कि आपने अपनी थीम का यूआरएल चेंज करना है, अपने लॉगिन पेज का यूआरएल चेंज करना है, किसी भी वेबसाइट के अंदर किसी भी यूआरएल को चेंज करना है तो आप वर्डप्रेस हाइड के ज़रिए से चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जितने भी हमने प्लगइन्स इस्तेमाल किए हैं उन सब की आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कहीं कोई इशू है सिक्योरिटी वाले में, जो हमारे पास एक इशू रह गया है, वो इंशाल्लाह मैं क्लाउडफ्लेयर को अपनी वेबसाइट से हटा दूंगा और फिर उसके बाद उसे अटैच करूंगा। उसके बाद एपीआई की हमारे पास आ जाएगी। ये सिर्फ क्लाउडफ्लेयर अटैच किया था आपको दिखाने के लिए कि इससे पेज की स्पीड बढ़ जाती है। और उसको अटैच करने की वजह से हमारे पास मेल नहीं आ रही थी क्योंकि हमारी प्राइमरी डोमेन नहीं थी, हमने सब डोमेन पर काम किया हुआ है, तो इस वजह से हमारे पास मेल नहीं आ रही थी। तो जब हम प्राइमरी सारा कुछ सब डोमेन पर ही रखेंगे, क्लाउडफ्लेयर को बीच में नहीं लाएंगे, तो हमारे पास मेल आ जाएगी। तो हम इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।